बेटा डाउट जो आए हुए हैं जरा एक तरफ से सुनते हुए चलो। सबसे पहला डाउट आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक थ्योरी का डाउट है, वो पहले न्यूमेरिकल बता रहा हूं, फिर थ्योरी के भी डाउट बताता हूं। ये कहते हैं अ बार क्रॉस सेक्शन ए, ये मेरे पास एक बार है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक है बेटा, इसे एफ फोर्स लगा करके खींचा गया। तो यहां पर यदि हम एक सेगमेंट ले लें थीटा एंगल पर, तो इसके अंदर बताने हैं आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियरिंग, टेंसाइल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। अब गौर से सुन, ये जो आपका फोर्स है इसे यहां बना लो, वहां की बजाय यहां बनाओ। अब मुझे बताओ बेटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। ये फोर्स होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। क्यों होगा, जरा इसे आगे बढ़ाओ, ओवरऑली चेक कर। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसके वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस थीटा, और ये मतलब थीटा 90 90 माइनस थीटा, उसके वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो फोर्सेस के कंपोनेंट कर दिए। जिस सरफेस पर स्ट्रेस निकालना है उस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट। अब उस सरफेस का एरिया निकालना है, क्योंकि इसी सरफेस पर स्ट्रेस पता लगानी है, तो इसी सरफेस का एरिया चाहिएगा। अब ये एरिया है ए, तो ये एरिया कितना होगा, तो जवाब है एरिया होगा ए अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्यों होगा, एक बात सुन, मैं जरा 3D फिगर बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बेटा डाउट्स भी क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, बाकी करने के लिए तो मैं कह दूंगी नहीं जी हो गया हमारा, 2 एक्सरसाइज करेंगे 3 करेंगे और डाउट छोड़ते जाए, कोई फायदा नहीं। ये लेंथ मान लो L। Excuse me, sir. बेटा Sir, please add Vanshika. करता हूं, ये लेंथ है L, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो और ओरली करो। L अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लेंथ है L, ये लेंथ है x, तो L अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, जिससे x आ जाएगा L अपॉन कॉस थीटा। L अपॉन कॉस थीटा, लेंथ L अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगी, वो चौड़ाई है, वो विड्थ है b। अब मैं आपसे दो एरिया पूछूंगा, एक तो बेटा ये वाला एरिया कितना है, तो जवाब है L इंटू बी। भाई हमें तो ये टेढ़ा लग रहा है, ये दरअसल इस तरह से है, तो इसका ये एरिया होगा L इंटू बी। और ये एरिया कितना होगा, तो जवाब है L कॉस थीटा इंटू बी। तो आखिरी बार ये एरिया कितना है बेटा, तो जवाब है L इंटू बी। और ये वाला एरिया कितना है बेटा, L अपॉन कॉस थीटा इंटू बी। तो L इंटू बी को तो उन्होंने ए कह रखा है, तो L अपॉन कॉस थीटा इंटू बी, जो कि इस इंक्लाइन वाले सरफेस का एरिया है, वो होगा A अपॉन कॉस थीटा। आगे के लिए डायरेक्ट याद कर लो, यदि ये एरिया है A, तो थीटा एंगल पर यदि मैं एरिया बनाऊंगा तो A अपॉन कॉस थीटा। खत्म कहानी। अब मुझे क्या क्या मालूम है, इस वाले सरफेस का एरिया मालूम है A अपॉन कॉस थीटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स मालूम है F अपॉन कॉस थीटा, सॉरी F कॉस थीटा, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स मालूम है बेटा F साइन थीटा। अब यदि मैं कहता हूं स्ट्रेस बताओ, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। पहला स्ट्रेस होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो सरफेस के नॉर्मल फोर्स है मेरे बेटा वो लोगे, यानी F cos थीटा डिवाइडेड बाय A अपॉन cos थीटा। फोर्स अपॉन एरिया, तो सरफेस के नॉर्मल वाला फोर्स लेना और सरफेस का एरिया ले लेना। और यदि आपसे कहें शियर स्ट्रेस,
शियर स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, यानी सरफेस के पैरेलल वाला फोर्स एफ साइन थीटा और डिवाइडेड बाय एरिया ए अपॉन कॉस थीटा। तो यही आपके आंसर है, ये बन जाएगा कॉस थीटा ऊपर आकर के एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये आ गया आंसर। और दूसरा आ जाएगा एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। तो इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात क्या थी, जिसने भी डाउट किया है इसमें याद रखने वाली बात एक है कि भाई जब आपको टेंसाइल स्ट्रेस पूछा जाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और जब आपसे शियर स्ट्रेस पूछा जाए तो सरफेस के पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया। इस पेज पर एक थ्योरेटिकल डाउट और दिया गया है, वो थ्योरेटिकल भी इस पेज को ही निपटाते हैं। इस तरह से ग्राफ दिया गया है। स्ट्रेस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, मैं पहले वही बना दूं जो इनमें लिखा हुआ है। हाँ, लोड और स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस ले लो या लोड ले लो, और यहां पर लिखा है स्ट्रेन और एक्सटेंशन, और साथ में यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है। ये क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ? ऐसा होता है, मान लो मेरे पास एक वायर है, तुमने पढ़ रखा है इलास्टिक लिमिट। यदि वायर को इलास्टिक लिमिट के अंदर खींचा जाए तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाता है। आप कम लोड लगाओगे कम खींचेगा, ज्यादा लोड लगाओगे ज्यादा खींचेगा, लोड बढ़ाते जाओगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, फोर्स हटा लोगे वापस वो वही आ जाएगा उसी लेंथ पर, यही इलास्टिसिटी है। लेकिन एक होती है इलास्टिक लिमिट, यदि मैं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा के खींच दूं, अब मैं फोर्स हटाऊंगा तो वो वापस बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा खिंचा रह जाएगा, जिसे बोलते हैं परमानेंट है। तो हुआ क्या, आप लोड बढ़ाते गए, ऊपर की तरफ जाने का मतलब है लोड बढ़ाना, और लोड बढ़ाने का मतलब है स्ट्रेस बढ़ाना, और इधर जाने का मतलब है एक्सटेंशन बढ़ना, और एक्सटेंशन बढ़ने का मतलब है स्ट्रेन बढ़ना। तो आप लोड बढ़ाते गए एक्सटेंशन बढ़ता गया, लोड बढ़ाते गए एक्सटेंशन बढ़ता गया, आपने इलास्टिक लिमिट के बाहर छोड़ दिया, खींच लिया और फिर छोड़ दिया, छोड़ करके ये वापस क्या इसी बात से यहीं पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने का मतलब जरा भी एक्सटेंशन बचा ही नहीं, वो यहां पहुंचने की बजाय यहां पहुंच जाएगा, यानी कि लोड हट चुका है। जब आप खींच रहे थे तो खिंचता चला गया, खिंचता चला गया, लेकिन जब आपने छोड़ा तो वो वापस ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आया, थोड़ा सा एक्सटेंशन बाकी रह गया। होता नहीं, एक तार को जरूरत से ज्यादा खींच दो तो छोड़ने पर वापस तो आता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन बचा रह जाता है। ये जो एक्सटेंशन बचा रह गया, इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट। जाता ये अलग ग्राफ से है, आता अलग ग्राफ से है। लोड बढ़ाते रहो वो इस कर्व को फॉलो करेगा, लोड घटाना शुरू करो तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा, और आखिरी में लोड हटाने के बाद उसमें इतना एक्सटेंशन बाकी रह जाएगा। यही है परमानेंट सेट। इस प्रोसेस को कि वो जाता अलग पाथ से है आता अलग पाथ से है, इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक बेटा, और क्या पूछा है इसमें? बस 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 यही पूछ रहे थे कि भाई इसका क्या होगा, तो जवाब है ग्राफ आपको बता दिया। इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक हिस्टेरेसिस, कि जाना अलग पाथ से आना अलग पाथ से। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि इतने लोड पर एक्सटेंशन कितना है, गिवन लोड पर एक्सटेंशन कितना है, मान लो मैं कहता हूं इस वाले लोड पर एक्सटेंशन कितना है, तो इस वाले लोड पर ये भी एक्सटेंशन हो सकता है और ये भी एक्सटेंशन हो सकता है। लोड बढ़ाते समय एक्सटेंशन कुछ और है और लोड घटाते समय एक्सटेंशन कुछ और है। लेकिन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, कंपटीशन तक के न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये मानते हैं इस लोड पर इतना ही एक्सटेंशन होगा, एक यूनिक, हम ये मान के चलते हैं वो उसी पाथ से वापस आएगा। एक लोड पर एक एक्सटेंशन, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। लोड बढ़ाते समय और लोड घटाते समय एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। यदि मैं पूछूं तार पे 5 किलो का लोड लटकाया है तो बताइए एक्सटेंशन कितना होगा?
तो उसके दो आंसर होंगे कि ये बढ़ाते बढ़ाते 5 किलो हुआ है या घटाते घटाते 5 किलो हुआ है। तो समझ में आ गया हो तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, ना समझ में आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक बेटा, अगला एग्जाम्पल जो आपका डाउट है वो है, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 मेरी दी गई शीट में 5वां क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। A body of mass 5 kg is attached to the wire 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वायर था, इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर थी, इस पे 5 किलो 10 किलो का लोड लटकाया गया 10 kg। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी जितने स्ट्रेस से ये टूट जाता है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स, ऐसा यूनिट। तो बताइए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच इट कैन बी रोटेटेड? कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा सकते हैं कि ये टूटे ना? इससे हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं कि टूटे ना? भैया कितनी भी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओ, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि इस पर ज्यादा तेज घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर या फिर ml ओमेगा स्क्वायर। एल लेंथ की डोरी है, एल लेंथ का वायर है, तो वो इसी रेडियस में घूमेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो है ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ेगा स्ट्रेस और बढ़ेगा। एक समय ऐसा होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद यदि आपने जरा सा ओमेगा बढ़ाया तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस को पार कर जाएगा स्ट्रेस, और ऐसे में डोरी टूट जाएगी। तो आपको मैक्सिमम ओमेगा निकालना है तो मैक्सिमम स्ट्रेस लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस ही ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अब इसमें आपको नोन क्या क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस नोन, मास और लेंथ नोन, एरिया नोन, ओमेगा निकालना है तो हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला डाउट आपका जो आया है वो पूछा गया है एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। कोई वायर अपने ही वेट से कितना खींचता है? तो एक बात सुनो, यदि ये वायर है जिसका एरिया है ए, लेंथ है एल, जब आप इस पे लोड लटकाते हो तो ये खिंच जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है। कितना स्ट्रेच होता है? डेल्टा एल। कैसे निकालते हो? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि बेटा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब मेरी सारी बात सुनना, ये तो तब है जब नीचे से फोर्स लगा के खींचो। यदि इसका खुद का वेट इसको खींचेगा तो पहली बात तो फोर्स की जगह रख देना mg, और वायर की लेंथ ले लेना l/2। अब ये l/2 क्यों? क्योंकि जो वेट लगता है वो वेट बॉटम पे नहीं लगता, वेट लगता है सेंटर पर, और यदि वेट लगता है सेंटर पर तो इसकी हिंज से डिस्टेंस l/2 होती है। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। इसका एक डिफरेंशियल और इंटीग्रल से भी प्रूफ है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। आप बस ऐसे याद रखो कि भाई यंग मॉडुलस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल होता है, जिसे आप लिख सकते हो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यदि मैं इसका वायर का वेट नेग्लिजिबल मानता और इसके बॉटम पर मैं mg मास लटका देता तो अलग केस होता। तब ऐसे में फोर्स तो लेते आप mg, ठीक बेटा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, नीचे ए डेल्टा एल, और लेंथ को लेते एल। तो इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें और इसमें यह अंतर दिख रहा है कि यहाँ एल लिया गया है जब लोड लटकाया,
और जब लोड ना लटका करके खुद के वेट ने खींचा तो L/2 लिया गया है। और क्यों? जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जब हम लोड लटकाते हैं वायर का मास नेग्लिजिबल होता है, लोड लटकाते हैं तो लोड हिंज से L डिस्टेंस नीचे होता है, और जब लोड नहीं लटकाते ये खुद अपने वेट से खींचता है तो वेट सेंटर पे होता है, हिंज से L/2 नीचे होता है, तो ऐसे में L/2 लेते हैं। मेरे ख्याल में याद रहेगा आपको, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला डाउट, तो आप ये डाउट क्या, ये न्यूमेरिकल नहीं बताया, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, किसी बच्चे ने लिख के भेजा था कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं जब वायर अपने ही वेट से स्ट्रेच हो रहा हो, ठीक है बेटा। अगला, इसके बाद पूछा गया इलस्ट्रेशन नंबर 11। नेक्स्ट डाउट आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स लगाएं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के वायर पर कितना फोर्स लगाएं कि उसकी लेंथ में 0.5% का एक्सटेंशन हो जाए, लेंथ 0.5% बढ़ जाए, यानी कि डेल्टा एल जो है 0.5% ऑफ एल है, या कह दो 0.5/100 इंटू एल है, डेल्टा एल इज इक्वल टू। तो मेरे बेटा डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल हो गया 0.5/100। यंग मॉडुलस दे रखा है उन्होंने 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, हो गया यंग मॉडुलस का फॉर्मूला F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इसमें डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू मैंने निकलवा दी है, एरिया आपको गिवन है, यंग मॉडुलस आपको गिवन है, फोर्स निकालना है तो फोर्स के अलावा सारा गिवन है तो आप निकाल लोगे। इसके बाद आपने पूछा है इलस्ट्रेशन 19, वो एक फॉर्मूला बताना है। इसमें दे रखा है दो मॉलिक्यूल की सेपरेशन 3.2 एंगस्ट्रॉम में, जिसे R0 कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, और यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11। तो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? तो एक फॉर्मूला याद रख लो, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट यंग मॉडुलस और इंटर एटॉमिक सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। यदि आप यंग मॉडुलस को दो एटम की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मिलेगा उसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये तो सिंपल आपको फॉर्मूला नॉलेज होगी तो आप कर लोगे। इसके बाद अगला डाउट पूछा गया है इलस्ट्रेशन नंबर 35। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 34 और 35 दो पूछे गए हैं, लॉजिक डेवलप करने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 34 पहले ये कह रहे हैं कि बेटा एक लिक्विड में एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड था, लिक्विड के अंदर आइस का पीस फ्लोट करवा दिया, लिक्विड में आइस का पीस फ्लोट करा दिया, और जब आइस का पीस फ्लोट करने लगा तो लिक्विड का लेवल पहले से कुछ बढ़ गया। भाई जब तक इसके अंदर आइस नहीं डूबी हुई थी, जब तक इसके अंदर आइस नहीं डूबी हुई थी तब तक लेवल यहां था। जब आपने इसमें आइस को तैरा दिया तो लेवल यहां आ गया, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, कोई चीज डूबेगी थोड़ा तो बढ़ेगा, समझ में आ गया? तो फिर वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आइस सारी मेल्ट हो गई, आइस सारी मेल्ट हो गई तो यानी कि जो हमारा लिक्विड था वो भी है इसमें, और आइस के मेल्ट होने से जो वाटर बना वो भी है इसमें। तो ये टोटल जो नया लेवल है वो पुराने लेवल से, आइस के तैरते समय का लेवल और आइस के मेल्ट होने के बाद का लेवल
कौन सा ज्यादा होगा, यानी कि ये लेवल गिरेगा या ये लेवल उठेगा या सेम रहेगा। ध्यान से तसल्ली से सुनिए, यहां पर ये जो हमारा लेवल है, इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिर्फ मौजूद था। अब जो नया लेवल है यहां तक का, उसमें लिक्विड के वॉल्यूम के साथ साथ ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, डूबा हुआ सॉलिड का डूबा हुआ वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम डिप्ट कहते हैं, वो भी जुड़ गया। लेवल कहां जाएगा वो डिपेंड करेगा कि इससे नीचे वॉल्यूम कितना है। इससे नीचे जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का वॉल्यूम है और सॉलिड का डूबा हुआ वॉल्यूम है। सॉलिड का डूबा हुआ वॉल्यूम है, समझते रहना, बहुत ध्यान से सुनना। अब सॉलिड का डूबा हुआ जो वॉल्यूम है, यहां पर जो बाहर है, तैर रहा है, आइस का जो हिस्सा सेगमेंट बाहर है, वो लेवल पे असर नहीं डालेगा। लेवल पे असर डालेगा डूबा हुआ। ज्यादा हिस्सा डूबेगा तो लेवल ज्यादा उठेगा, कम हिस्सा डूबेगा तो लेवल कम उठेगा, और यदि जरा सा भी नहीं डूबेगा तो लेवल अपना हिलेगा भी नहीं। तो मैं बताओ, एक ग्लास में पानी रखा है, मैंने पेन उसके अंदर डाला, पेन का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं डाला तो लेवल लिक्विड का यहाँ है, थोड़ा सा डूबते ही लेवल थोड़ा उठा, और डुबा दिया लेवल और उठा, और डुबा दिया लेवल और उठा, पूरा डुबा दिया तो लेवल मैक्सिमम आ गया। तो मेरे बेटा लेवल कहां जाएगा वो डूबे हुए वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यानी कि ये जो लेवल कहां है वो डिपेंड करता है VL प्लस VD, लिक्विड का वॉल्यूम प्लस डिप्ट वॉल्यूम। अब यहां क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम एक तो यहां पर मौजूद है, और आइस, तो आइस के मेल्ट होने से जो वाटर बना वो वाटर का वॉल्यूम मौजूद है। अब मैं पता लगाने जा रहा हूं कि यहां पर ज्यादा वॉल्यूम मौजूद है या यहां ज्यादा वॉल्यूम मौजूद है। यदि दोनों जगह वॉल्यूम बराबर मौजूद है, बाउंड्री से नीचे नीचे, तो लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन तसल्ली से समझने के होते हैं, ये ऐसे नहीं होते कि दौड़ लगाई और खड़ाक से, नहीं तो कंसेप्ट फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चल भाई, अब जरा इसमें पता लगाया जाए कि डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है। तुम जानते हो कि सॉलिड का जो वेट है वो होता है, सॉलिड आइस का जो वेट है वो होता है हमारा अपथ्रस्ट के बराबर, तैर रहा है, ठीक है बेटा। अब यहां जो अपथ्रस्ट लगेगा वो लगेगा VD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। कितना लगेगा? VD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये नीचे वाटर नहीं है, लिक्विड है, तो mg इज इक्वल टू VD इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, जहां m क्या है, पूरी आइस का मास, G तो आप जानते ही हो, तो आइस के मास को G से मल्टीप्लाई कर दिया तो तैरने वाले सॉलिड का वेट, आइस का वेट, वॉल्यूम डिप्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, G से G काट दो तो कितना डिप्ट वॉल्यूम है, तो डिप्ट वॉल्यूम हो गया मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? mg मास ऑफ आइस इंटू G, ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड। अब थ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, G से G काट दो तो यह आ गया। अब तुमसे पूछे इस बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम है टोटल, तो वो है VL प्लस VD, यानी कि m अपॉन रो L प्लस VD, ये है बाउंड्री से नीचे का वॉल्यूम। अब यहां आ जाओ, यहां पर सारी आइस मेल्ट होकर के वाटर बन गया, तो मेरा वॉल्यूम कितना है वाटर का, तो जवाब है मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मास ऑफ वाटर तो मास ऑफ आइस के बराबर होगा, तो आइस के मास को वाटर के मास में बदल दिया, तो वाटर का मास अपॉन वाटर की डेंसिटी, तो वाटर का वॉल्यूम। तो अब आपसे पूछे इस बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम मौजूद है, तो यहां मौजूद है लिक्विड का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, यानी m अपॉन रो W इंटू वो प्लस
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब ये दो इक्वेशन मुझे बताएंगी कि लेवल बढ़ेगा या घटेगा। बाउंड्री से नीचे का टोटल वॉल्यूम ये लिखा आइस मेल्ट होने से पहले, बाउंड्री से नीचे का टोटल वॉल्यूम ये लिखा आइस मेल्ट होने के बाद। अब यहां तीन केस बन सकते हैं यदि रो एल यानी कि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। यदि रो एल बड़ा है रो डब्ल्यू से, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो यह आंसर छोटा आएगा और यह आंसर बिगर आएगा। यानी यहां बाउंड्री से नीचे कम वॉल्यूम है, यहां बाउंड्री से नीचे ज्यादा वॉल्यूम है। और यदि बाउंड्री से नीचे ज्यादा वॉल्यूम है तो ये लेवल हायर है और ये लेवल हायर है, पहले लोअर था अब हायर है आइस मेल्ट होने के बाद, यानी कि लेवल राइज हो गया, लेवल राइज हो गया। इस वीडियो को तो देखना, दोबारा देखना ही, कहता तो वैसे मैं हर बार हूं। तो ये आ गया हमारा, यदि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर से बड़ी है तो इसका मतलब लिक्विड का लेवल राइज होगा। अच्छा दूसरा, यदि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है तो यानी बाउंड्री से नीचे का टोटल वॉल्यूम यहां पर और बाउंड्री से नीचे का टोटल वॉल्यूम यहां पर बराबर है। और यदि दोनों तरफ बराबर है तो लेवल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी लेवल स्टेबल रहेगा, सेम रहेगा, ना राइज ना फॉल। और यदि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, अब तो खुद ही बता दोगे, यदि रो एल कम है तो यह आंसर बड़ा है, यह आंसर छोटा है। यानी बाउंड्री से नीचे पहले ज्यादा वॉल्यूम था अब कम वॉल्यूम है। यदि पहले बाउंड्री से नीचे ज्यादा वॉल्यूम था अब बाउंड्री से नीचे कम वॉल्यूम है तो इसका मतलब लेवल फॉल हो जाएगा, तो लेवल फॉल हो जाएगा। मैं जानता हूं इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिक वाले, उस समय लगता है समझ में आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये दिमाग से निकलने लगते हैं। आपसे जब भी पूछा जाए लेवल बढ़ेगा या घटेगा तो आप सिर्फ बाउंड्री के नीचे का वॉल्यूम निकालिए। बाउंड्री से नीचे का वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम प्लस डूबा हुआ वॉल्यूम। जो हिस्सा बाउंड्री से ऊपर हो उसके वॉल्यूम को कंसीडर मत करना। अब यहां तो सारा ही मेल्ट होकर के इसमें मिक्स हो गया, तो फिर यहां पर ऊपर तो बाउंड्री से ऊपर कोई वॉल्यूम ही नहीं था। इसी के लॉजिक पर, इसी लॉजिक पर एक और इलस्ट्रेशन आपने पूछी है, इलस्ट्रेशन नंबर 35। समझ गए होंगे आज क्यों मैंने एक ही एक्सरसाइज कराने का टारगेट लिया, दो का नहीं। यदि मैं दो का टारगेट लेता तो अब मैं रेस लगा रहा होता कि फटाफट फटाफट करा दूं, और रेस लगाने में फिर समझ में आता नहीं कुछ भी। तो मेरे बेटा अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 35, ये पिछले वाले एग्जाम्पल को और मजबूत करेगा। ये कह रहे हैं एक पॉन्ड में बोट थी, तीन फिगर बना रहा हूं, बोट के अंदर स्टोन्स पड़े हुए थे। यदि स्टोन्स को निकाल के यदि स्टोन्स को निकाल करके हम डाल दें पानी में तो बताइए लेवल राइज होगा या फॉल होगा। क्वेश्चन एक बार पहले सुनिए। एक पॉन्ड के मतलब पॉन्ड के अंदर बोट तैर रही है, बोट के अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं, स्टोन्स को निकाल करके आपने पानी में डाल दिया तो लेवल राइज होगा या फॉल होगा। मुझे ये बताइए, यहां ये स्टोन्स तैर रहे हैं, गौर से सुनना, तैर रहे हैं यानी इन्होंने जो इसमें बोट का ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ है, स्टोन्स के कारण बोट का ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ है। जब स्टोन्स निकल जाएंगे तो बोट ऊपर आ जाएगी, कम हिस्सा डूबा हुआ होगा। तो बोट का यहां के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ था। अब आप इस चीज पर जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो। ये है मास ऑफ बोट
मास ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो पानी इसमें मौजूद है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस पे लगाने दो 5-7 मिनट लगने दो। मास ऑफ बोट, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जब स्टोन पानी में आ गया तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन वीएस। अब जो जो मैं पूछता रहूं उसको लॉजिकली सोचते रहो। पहले सिर्फ पानी था तो लेवल यहां था, जब स्टोन्स के साथ बोट आ गई तो लेवल यहां आ गया। मैं हर बार की तरह ये ढूंढूंगा कि इस बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम है। जो इससे बाहर है उसे मत देखो, जो इससे नीचे है बस उसे देखो। और ध्यान से सुनना, मन लगा के। यदि मैं लिखूं रो एस तो ये डेंसिटी ऑफ स्टोन होगी। यदि मैं कहूं रो बी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बोट होगा। जब मैं कहूं रो डब्ल्यू तो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। यदि मैं कहूं एम बी तो वो मास ऑफ बोट होगा। एमएस मास ऑफ स्टोन होगा। मतलब समझ गए? पहले मैंने बता दी कि मैं क्या लेने जा रहा हूं। मुझे बताइए इस बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम मौजूद है। तो उसके लिए मुझे ये डूबा हुआ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, डिप्ड वॉल्यूम। डिप्ड वॉल्यूम कितना है? तो जवाब है वेट बराबर अब थ्रस्ट। वेट है एमएस प्लस एमबी इंटू जी। मास ऑफ स्टोन प्लस मास ऑफ बोट इंटू जी। ये यहां पर मौजूद है वेट डाउनवर्ड। वेट बराबर होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी से जी कट गया तो डिप्ड वॉल्यूम आ गया डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है डिप्ड वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम। तो बाउंड्री से नीचे टोटल कितना वॉल्यूम मौजूद है? तो जवाब है एक तो वाटर का वॉल्यूम प्लस डिप्ड वॉल्यूम। डिप्ड वॉल्यूम यानी मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ बोट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आ गया समझ में? अब आ जाइए यहां पर। यहां पर बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम मौजूद है? तो पहले ये नया डिप्ड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब खाली बोट कितना पानी हटाएगी? चल भाई देखो, तो जवाब है वेट बराबर अपथ्रस्ट। वेट है एमबी इंटू जी, सिर्फ बोट का वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट डूबा हुआ वॉल्यूम वीडी डैश डिप्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी से जी कट गया, रो डब्ल्यू इधर चला गया। अब मैं सब बता सकता हूं कि इस बाउंड्री से नीचे कितना वॉल्यूम है। एक तो बाउंड्री से नीचे स्टोन वो वाटर का वॉल्यूम है प्लस स्टोन पानी में डूबे हुए हैं तो स्टोन्स का वॉल्यूम है। स्टोन्स का वॉल्यूम होता है मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। स्टोन का वॉल्यूम तो मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन प्लस बोट का डूबा हुआ वॉल्यूम है। इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। बोट का डूबा हुआ वॉल्यूम है और बोट का डूबा हुआ वॉल्यूम है एमबी अपॉन रो डब्ल्यू। अब तुम्हें पता लगाना है कि बाउंड्री से नीचे यहां जो वॉल्यूम था वो ज्यादा था या बाउंड्री से नीचे यहां वॉल्यूम ज्यादा है। जरा कंपेयर करो, वीडब्ल्यू की जगह वीडब्ल्यू, एमबी अपॉन रो डब्ल्यू, एमबी अपॉन रो डब्ल्यू ये भी सेम है। मास ऑफ स्टोन ये भी सेम है। सिर्फ अंतर कहां है? दोनों जगह। यहां है डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर और यहां डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ स्टोन। और हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टोन हर हाल में डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा ही होगी। पिछला जो एग्जाम्पल था 34 उसमें हर हाल में डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होना जरूरी नहीं थी। वाटर से डेंस भी लिक्विड है और वाटर से रेयर भी है, लेकिन स्टोन की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा ही होगी। और यदि रो एस रो डब्ल्यू से बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है
इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यदि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वॉल्यूम ज्यादा आएगा और ये वॉल्यूम कम आएगा। यानी पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया है। बाउंड्री से पहले नीचे ज्यादा वॉल्यूम था, बाउंड्री से नीचे कम वॉल्यूम है, यानी ओवर, सीधी सी बात है, लेवल डाउन हो जाएगा, लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि बोट में से स्टोन्स निकाल करके बाहर फेंक दो तो लेवल डाउन हो जाएगा। ये पॉन्ड मतलब जहां फिक्स्ड क्वांटिटी में वाटर हो, ये वहां के लिए लॉजिक है, नदी के लिए नहीं है। नदी में अनलिमिटेड पानी है, VW बहुत ज्यादा है रिवर वगैरह में, ओशियन में, उसके सामने ये और ये नेग्लिजिबल है, तो वहां लेवल पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर नाव छोड़ दो और वहां ये केस करो तो वहां यही है, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई ये हमारा अगला डाउट हुआ। अभी तक एक्सरसाइज तक तो पहुंचे ही नहीं, पहुंचेंगे। ऐसा करता हूं, यहां तक की रिकॉर्डिंग रोक के दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं, क्योंकि इसकी वीडियो अलग ही बना देता हूं। जब भी रिवाइज करना हो तो ये पोर्शन कर लेना। मेरे ख्याल में आपके सारे डाउट जो आपने दिए थे वो हो गए। यदि कोई रह गया हो तो कल फिर लिख के डाल देना है, बता देंगे। अब एक्सरसाइज की वीडियो अलग बना रहा हूं छोटी सी।